नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में आपका दिल से एक बार स्वागत करती हूँ। आज का लेक्चर 27 है ये, जिसमें हम एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को देखेंगे और इंडियन हिस्ट्री पीवाईक्यू का ये होलिस्टिक जो है घटना चक्र हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। निरंतर हमारे साथ बने रहें। इसी तरह से और भी कई सारे प्रोग्राम्स डेली लाए जा रहे हैं, उनको निरंतर देखते रहिए। चाहे क्विक रिवीजन सीरीज़ हो, चाहे आप देखेंगे यूपी स्पेशल हो, या फिर हम और भी कई सारे प्रोग्राम्स को अपने चैनल पर देखेंगे। तो इसलिए निरंतर बने रहें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ निरंतर बने रहें। जो बच्चे नए हैं मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर। मेरा टेलीग्राम हैंडल है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो भी आज तक मेरे द्वारा पढ़ाया गया उन सबके PDF इत्यादि आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। आइए, आज का पहला प्रश्न क्या कहता है कि भारत में औपनिवेशिक शासन काल में होम चार्जर भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेस की संगठक थी या थी? ठीक है, तो लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन और पेंशन देने हेतु प्रयोग की जाने वाली निधि, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। ठीक है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है हमें। केवल एक और दो, दो और तीन, एक, दो और तीन। तो इस तरह का एक प्रश्न है। आइए देखते हैं, इसको समझते। देखिए, औपनिवेशिक शासन काल में क्या हुआ कि भारत सरकार ने यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के गृह शुल्क को यानी कि होम चार्जेस से मतलब था कि इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण और रेलों पर लगाई गई पूंजी पर किया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा खर्च 1919 तक, और भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एक और दो। ठीक है, तीसरा नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर करेक्ट हो जाएगा। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयतों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजातीय भेदभाव के लिए और ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए, भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जा रही तरजीह के लिए। ठीक है, तो देखिए, ब्रिटिश काल में क्या था कि जो इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली है, इसका प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए के अंतर्गत दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों को कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की तरजीह दिया जाना। ठीक है, तो देखेंगे कि यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि आप इसको समझिए कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जो ज़्यादा जो धनिक वर्ग है उनके द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को वरीयता दी जाने के कारण उद्योगों को कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पर्ण पदार्थ यानी कि स्टेपल कमोडिटीज़ क्या थे? ठीक है, स्टेपल कमोडिटीज़ क्या थे? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए कई सारे। तो देखिए, जो प्रश्न पूछा गया ना, 18वीं शताब्दी के बीच में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पर्ण पदार्थ यानी कि स्टेपल कम्युनिटी जैसे कपास, रेशम, शोरा, अफीम थे। और 18वीं शताब्दी में नील भी निर्यात की ही एक महत्वपूर्ण वस्तु मानी जाती थी। ठीक है, और इस काल में अफीम मुख्य रूप से चीन को निर्यात किया जाता था। कहने का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? विलेज अली, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डफरिन। ठीक है,
तो देखिए 1793 ईस्वी में क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को शुरू किया और इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और बीसवेदारी के नाम से अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये जो व्यवस्था है ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी के वाराणसी के क्षेत्र में लागू हुई थी और इसी के अंतर्गत पूरे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19%, पूरे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था और इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11, ठीक है, भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था और शेष भाग जो था 1/11 वो जो है अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखते थे। और स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति थे, ठीक है, छोटे पूंजीपति थे। तो कहने का मतलब है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये शुरू किया था। ठीक है, पूरी स्टोरी देखिए इसलिए बताती हूँ ताकि आगे पीछे भी अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आप कैपेबल रहें उस प्रश्न को टैकल करने में। ठीक है, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ जो है यहाँ पर प्रारंभ किया गया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेस्ली। तो अभी हमने देखा स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में शुरू किया गया। और देखिए ये रिपीटेशन मोड पे यूपीपीएससी में स्पेसिफिकली बात करें तो 4 बार पूछा गया है। तो किसके शासनकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अभी हमने ऊपर समझा। तो ध्यान रखना, रटना है इन चीज़ों को, बेसिक पढ़ते जाइए, क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए। स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? जमींदारी मजदूर से, किसानों से, व्यापारियों से। तो अभी हमने देखा जमींदारों से किया गया। ठीक है, इसके बाद स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो देखिए सेम वही प्रश्न किस तरह से घुमा के पूछ लिया गया। तो किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ किया गया। ठीक है, प्रश्न का ए आंसर होगा। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो किस गवर्नर जनरल ने स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? अभी हमने देखा, बार बार देख रहे हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त जिसको हमने देखा कि कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि देखेंगे है ना, अभी हमने समझा था उसको। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। यहाँ पर कुछ ईयर्स दिए गए हैं, 1787, 1789, 1790, 1793। तो कब किया गया था? 1793 में। अभी हमने ऊपर ही समझा था, लिखा था ना मैंने, 1793 के अंतर्गत जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस मरारी बंदोबस्त यानी कि स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, देखिए ये प्रश्न थोड़े से जूम इन करने पड़ेंगे, इनका फॉन्ट चेंज नहीं हो पाया है। 1793 में जॉर्ज कॉर्नवालिस की भू राज्य व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में किस एक को, ठीक है, सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? पहला ऑप्शन है रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदार को का अधिपति बनाना, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। उपयुक्त ए, बी और सी तत्वों में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हमें। देखिए 1793 में हमें देखा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त यानी कि जमींदारी व्यवस्था वाली जो भू व्यवस्था है प्रणाली, वो उसमें जमींदारों का भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया था। ठीक है, लेकिन जमींदारी का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था। लगान रहित अनुदान भूमि, चारागाह, परती आदि भूमि निर्धारित न होने के कारण कानूनी विवाद बढ़े और जमींदार और इसके कृषक के बीच बहुत सारे मध्यस्थों के कारण भी विधिक वादों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतियारों को पट्टा जारी करें। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी। खेतियारों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। ठीक है, तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अभी हमने समझा 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। हमने सारा चीज़ें यहाँ पर समझा। कहने का तात्पर्य है कि अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ठीक है, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। आगे बढ़ते हैं। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? ठीक है, तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था शुरू में 10 साल व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई थी।
जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। और इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का मुख्य कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए इस तरह के प्रश्न बीपीएससी वगैरह में काफ़ी पूछे गए हैं। फिलहाल हम देख लेते हैं। इसमें बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। तो कौन से ईयर में किया गया था, 1885 में किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने, ठीक है, किए जाने से संबंधित थे। ऑप्शंस आपके रहे लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, टॉमस मुनरो। निम्नलिखित में दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है अंग्रेजों के द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली के लिए लागू किया गया एक प्रणाली थी। वहीं अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले देखेंगे अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले 1792 में तमिलनाडु के वारामहल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। और टॉमस मुनरो ने 1809 में, किसने, टॉमस मुनरो ने 1809 में कुछ क्षेत्र में इसको लागू किया। वहीं 1820 में मद्रास का गवर्नर बनने पर उसने इसे मद्रास में लागू किया। मुनरो के शिष्य एल्फिस्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया और पूरे ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र में व्यवस्था लागू हो गई थी। और इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से सीधे या व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हमें समझ आता है, ऑप्शन सी, यानी कि दूसरा और तीसरा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इन दोनों के विषय में भी हमने समझा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है, देखिए हमने अभी समझा सबसे पहले कहाँ, अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे हुई थी, लेकिन देखा जाए तो मद्रास में सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। अभी हमने ऊपर इसको पूरी तरह से समझा है। भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रणाली शुरू हुई थी, कहाँ पर एक साथ शुरू हुई थी, तो बंगाल और मद्रास में एक साथ शुरू हुई थी। अभी हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन से समझा था ना, किस प्रश्न में समझा था, इसके अंतर्गत समझा था ना, यहाँ पर टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के बारे में जब हम देख रहे थे उस प्रश्न में। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबद्ध थे, किससे संबंधित थे, अभी हमने देखा रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। ठीक है, तो देखिए इस तरह से प्रश्न क्या है ना, एक ही टॉपिक को घुमा फिरा के कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, यहाँ पर वो दिखाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट रखते हैं, क्योंकि अब जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो थोड़े से इंटेंस हैं, और उनको अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्रश्नों को समझ तो लेंगे पर वहाँ पर भूलने के चांसेस रहेंगे। इसीलिए जो कहते हैं कि इस समय पे कौन शासन कर रहा था, इस समय पे कौन वायसराय था, इत्यादि चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। इसलिए क्वेश्चंस में हम बेसिक के साथ साथ उस प्रश्न को टैकल करेंगे, ताकि आपका बेसिक भी साथ साथ रेडी होता रहे। और कोशिश करिए कि अपना मॉडर्न हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो विपिन चंद्रा बहुत अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, रिवीजन करिए। नई किताब है तो घटना चक्र का जो मैं ये पुनरावलोकन करा रही हूँ उससे भी आप रिवाइज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियोस को शेयर करें और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इनको अपलोड करें, ताकि बाकी के लोग भी इसके साथ कनेक्ट हो सकें। आप जितने ज़्यादा लोग जुड़ते चले जाएंगे उतने नए इनिशिएटिव्स लेते चले आएंगे। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ताकि हम और ज़्यादा नए जो है इनिशिएटिव्स लेकर आए। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।